नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम ने 22 अक्टूबर को मनाया यौम स्याह। मुजफ्फराबाद से लेकर लंदन तक आवाम का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने ही मादनियात पर इस्लामाबाद और चीन का कब्जा होता देख रहे हैं मकामी आवाम। और श्रीनगर में अजीम शायरा लल दद के किरदार पर पहली बार एक ओपरा प्रोग्राम का इनेकाद। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी फौज ने कबायली हमले की शक्ल में यहां पर अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाई को अंजाम देते हुए वार क्राइम की हद पार कर दी थी। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के मासूम आवाम को सरेआम कत्ल कर दिया था, घर बार जला दिए थे और ख्वातीन की बेहुरमती की थी। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम 22 अक्टूबर को एक स्याह तारीख के तौर पर याद करते रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों पर आज भी जुल्म सितम जारी है, लेकिन अब आवाम पाकिस्तान की बर्बरियत से आजीज आ चुके हैं। इनका गुस्सा अब लावा बनकर एहतजाज की सूरत में फूट पड़ा है। मुख्तलिफ सड़कों, चौराहों से लेकर बैरूनी ममालिक तक कई जगहों पर पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज और उससे आज़ादी के नारे बताते हैं कि कई पुश्तें गुजर जाने के बाद भी नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर 1947 की तारीख नहीं भूले। इसलिए जैसे ही ये तारीख आती है जिसे मकामी अवाम यौम सियाह के तौर पर मनाते आए हैं, वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाजों में शामिल होकर अवाम अपने उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तानी फौज ने इस दिन इन्हें दिया था, जिसने उनके खित्ते पर नापाक साजिश के तहत गैर आइनी कब्जा जमा लिया और जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को अपना गुलाम बना लिया। आज भी मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक अवाम इकट्ठा हुए और उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए इस्लामाबाद को कसूरवार ठहराया। या एसआई का ब्रिगेडियर कहता था क्या आपको स्टेज नहीं लगाने दूंगा, आपको तकरीर नहीं करने दूंगा, और आईएसआई के ब्रिगेडियर को और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए सुलझकारों को आज हम उस नेक्स्ट मरहले का ऐलान करने जा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात यहाँ वाज़ेह अंदाज में करता हूँ कि हमने पेपर से नीलम तक सैकड़ों स्टेज लगाए, सैकड़ों जगह पर वो बातें दोहराई है जिनसे आपको हजारों बार चुभन हुई है। ये जब कहते थे कि ये नेशनलिस्टों की तहरीक है, ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर वो शहरी जो अपने हकूक का दिफा करना जानता है, जो हक मांग रहा है, जो हक के साथ खड़ा है, वो मुहिब वतन है, वो नेशनलिस्ट है। और मुहिब वतन होना ईमान का हिस्सा है, और अगर कोई हमारे ईमान पे वार करेगा तो उसको शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबायलियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया। हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते, यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए। हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की असमत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। यही वजह है कि अवाम का दर्द हर साल 22 अक्टूबर का दिन आते ही नासूर बनकर उभर आता है। इस दौरान अवाम ने जैसे जुलूस मुनक्किद करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि इस खित्ते की तामीर और तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, और जब तक ये काबिज मुल्क यहाँ से नहीं हटता तब तक पूरे इलाके को खतरा बरकरार रहेगा। अमनो अमान और खुशहाली के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान अपना कब्जा यहाँ से फौरन छोड़े। लोग फाकूते में मर रहे, तुम लोग तेल को ईरान से समग्र करके ला रहे हो, प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से लाकर लोगों को सहूलतें दे दो।
महंगाई आसमान पर है। तुमसे तो बांग्लादेश अलग हो गया तो वो भी तुमसे आगे निकल गए। तुमसे तो अफगानिस्तान जो कल तक जंग जदल में था, उनको अनपढ़ कहते थे, वो भी आगे निकल गए। शर्म का मुकाम है, तुम्हें ढूंढ मानना चाहिए। और फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का तुम कहते हो मैं वकालत करूंगा। तुम अपने लोगों की वकालत नहीं करते तो मेरी वकालत क्या खा करोगे? मेरी वकालत कैसे करोगे? तुमने अपने लोगों को जिंदादरगोर किया है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, इज्जतें नीलाम हो रही। तुम अपने लोगों की, अपने माओ बहनों की तस्वीर बनाते हो, तुम मेरी इज्जत का क्या ख्याल रखोगे? जो आपका मुखालिफ होता है उस पर पाबंदी लगाते हो। पाकिस्तान जो अपने आप को कश्मीरियों का सबसे खैरख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो यहाँ के बेशकीमती वसाइल और मादनियात को सरेआम लूट रहा है। इस लूट के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस एहतजाज में 22 अक्टूबर 1947 को याद करते हुए लोगों ने सख्त अल्फाज में ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस दरमियान मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस ने अचानक तशद्दुद बरपाना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से कौम परस्तों को उठा लिया गया। कई घंटों तक चली छापे की कार्रवाई में तकरीबन 2 दर्जन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कई नामचीन कौम परस्त शामिल हैं। आज के इस लॉन्ग मार्च के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये महज तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे जो शुरकाए मार्च की गाड़ियाँ थी उनके ऊपर रियासती इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे तशद्दुद किया गया और गाड़ियाँ तोड़ी गई, जो कि रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। इस रियासत में पुरअमन नौजवान जो इस रियासत की आज़ादी, रियासत की खुशहाली और हिफाजत के लिए निकले थे, उनके ऊपर तशद्दुद करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और उनके असासे जो थे उनको भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया। तो ये रियासत की बुखलाहट है। 22 अक्टूबर के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाज सिर्फ नाम निहाद आज़ाद कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि बरतानिया में भी पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भी प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों और लीडरान ने शिरकत की। ये लोग इस सियाह तारीख को याद करते हुए पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज हुए। इनके बुलंद नारों में पाकिस्तान की गुलामी की छटपटाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे आज़ादी हासिल करने के लिए नाराज और बेखौफ एहतजाजियों ने हाथों में पाकिस्तान के काले कारनामे को बयान करने वाले बैनरों और सियाह परचम के साथ एहतजाज में शिरकत की। इन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 1947 के रोज पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म और जबर का लामुतनाही सिलसिला शुरू किया था, वो आज भी जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और बरतानिया में आवामी एहतजाज देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वादी की तहजीबो तमद्दुन और सकाफती विरासत में सूफियत का काफी अहम मकाम है। इसमें कई मारूफ शख्सियात का नाम बड़े ही एहतराम के साथ लिया जाता है और कश्मीरी सूफियत की बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इसमें 14वीं सदी की मारूफ शायरा ललित दत्त का नाम ना जोड़ लें। तारीख की इस अजीम शायरा ने न सिर्फ सूफियाना शायरी से मुआशरे को प्रभावित किया, बल्कि कश्मीरी जुबान को फरोग देने में भी काफी ताउन दिया। लोग आज भी इनका नाम बड़े ही मुअज़्ज़ज़ तरीके से लेते हैं और दीन की राह पर चलने की उनकी सीख पर अमल पैरा रहते हैं। इस सिमत में श्रीनगर में ललित दत्त के किरदार पर पहली बार एक ओपरा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो मौजूदा नस्ल को उनके बारे में बताने वाली अहम कड़ी साबित हुई। जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा न सिर्फ कुदरती तौर पर खूबसूरत है, बल्कि ये सूफी संतों की ऐसी सरजमी रही है जहां से पूरी दुनिया को अमन, मजहबी भाईचारे और आपसी यकजहती का पैगाम मिलता रहा है। इन मारूफ सूफी संतों में एक नाम ललित दत्त का भी रहा है, जिन्हें लल्लेश्वरी और ललारफा के नाम से भी याद किया जाता है। मुआशरे को दी गई इनकी सीख को याद करने के लिए श्रीनगर यूनिवर्सिटी में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस
اور آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے مشترکہ تعاون سے ایک ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں LG منوج سنہا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی طالب علموں اور ادب اور ثقافت سے وابستہ لوگوں نے بھی شرکت کی۔ کشمیر جو ہے نا، یہ رشی منیوں کی دھرتی ہے، صوفیوں کی دھرتی ہے، تو یہاں پر کافی سارے رشی سنت مہاتما ہوئے ہیں، اور اس میں لل دیت جس کو ہم بولتے ہیں للیشوری یا لل مرج نیمز بنانچ، تو اس کا کافی ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے اسپرچل اویکننگ میں۔ تو جو لل واک ہے ان کے ایک ایک واک اگر آپ سنیں گے تو اٹ ٹرانسفارمز یو ٹو اندر ورلڈ which takes you to a highest level of spiritualism and enlightens you. So آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لل دیت کا جتنے بھی ان کا ایک ہسٹری رہا ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس کے واقع جو ہے یوتھ تک پہنچائیں اور اس کو ایک تھیٹریکل ایکسپیرئنس دیں۔ شری نگر میں پیش کیے گئے اسٹیج پرفارمنگ آرٹ اوپیرا کا مقصد ان کی نصیحتوں کو یاد کرنے اور آج کی جنریشن سے روبرو کروانا تھا۔ اس کے لیے تھیٹر آرٹسٹوں نے 10 مہینے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھیں، جہاں ایک جانب ایک اوپیرا کے لیے بے حد اہم لل واق کو چنا گیا، تو وہیں دوسرے ایک سٹیج پر گیتوں بھرے ناٹک کی تمام باریکیوں پر غور کیا گیا۔ مقامی فنکاروں اور سٹیج کے ہدایت کار اور دیگر ماہرین کی سنجیدہ کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ قدیمی ثقافت کو بڑھاوا دینے والے اس اقدام کو کافی اچھا ریسپانس ملا۔ آج یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آج کی نئی پود کو ہم اپنے ثقافتی ورثے سے روبرو کرائیں، کیونکہ جموں کشمیر کی 5500 سالہ جو ہماری ایک وحدانیت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، ثقافتی جو تمدن ہمارا ہے، اس کو درشانے کے لیے آج ہم نے یونیورسٹی آف کشمیر کے کانوکیشن سینٹر کو اس لیے چنا کیونکہ یہاں پہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس تمدن سے روبرو کرایا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے اسلافوں میں کتنے گن تھے، وہ کیسے ودوان تھے، کتنے باحوث تھے۔ آپ سے بنتی ہے مہاراج۔ وادی میں لل واق یا وکھ کو لوگوں کی طرف سے ویسا ہی احترام دیا جاتا ہے جیسا میرا کے بھجنوں اور کبیر کے دوہوں کو دیا گیا ہے۔ لل دیت کے کردار کی اہمیت کو اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے معاشرے میں خواتین کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ ہی کشمیری زبان کو بڑھاوا دینے والے اپنے خیالات بھی پیش کیے۔ اسی لیے یہاں پر لوگ چاہے طالب علم کے طور پر آئے ہوں یا ادبی اور لسانی ماہرین اور شائقین، سبھی نے ایک زبان میں اس ثقافتی پروگرام کی تعریف کی اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروگراموں کو بار بار کروانے کی بات کہی۔ ایسے پروگرامز کی تو ضرورت ہے اس ٹائم، یوتھ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیجنڈز تھے کون۔ when they get to know them they will be better in the future, their future will get better. so یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، ایسے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے جیسے یوتھ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا بیک کیا ہے، the seed that was sown for the mother tongue that should grow in a big tree. آج موبائل اور انٹرنیٹ میں ڈوبے نوجوان اپنی تاریخی وراثت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں شری نگر میں صوفیت اور ادبی وراثت کے ایسے تقریری پروگرام طالب علموں میں کشمیری صوفی اور ادب کی طرف نہ صرف دلچسپی پیدا کرتے ہیں بلکہ اس سے صوفیت کو بھی مزید بڑھاوا ملتا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ طارق کلمی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر بد امنی کا گواہ بنتا جا رہا ہے۔ حکومتی بے حسی اور نااہلی کے سبب طالب علموں نے جد و جہد کو جاری و ساری رکھا ہے۔ پورے علاقے میں اساتذہ اور بنیادی تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے، جس سے طالب علموں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان بے حد خوبصورت ہے، لیکن گزشتہ 77 برسوں سے قابض یہ علاقہ روڈ جیسی بنیادی سہولیات کے لیے بھی ترس رہا ہے۔ پامیر ٹائمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہنزا میں NHA کی جانب سے زمینوں کے جبرن قبضے کے خلاف مقامیوں نے احتجاج کے ذریعے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔
इंफॉर्मेशन एंड पीआर शोपियां ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शोपियां में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे के तहत तालिबात को स्टेशनरी किट बांटी गई। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है, कश्मीर फ्रॉम माई लैंड्स। श्रीनगर से 21 किलोमीटर दूर शादीपुरा में वितस्ता और सिंध दरिया के संगम से कश्मीरी पंडितों का अकीदा जुड़ा हुआ है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बारामूला में मुनक्किदा WPL 2024 में खवातीन क्रिकेटरों की 8 टीमों और 6 लोकल स्कूलों की टीमों ने शिरकत की। ये नौजवान लड़कियां क्रिकेट का मुस्तकबिल हैं और बारामूला को इन पर फख्र है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। हुकूक जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तनाज़ कश्मीर के पुरअमन हल पर यकीन रखती है और वो इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की दूसरों के निजी मामलों में मुदाखलत करने की बुरी आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं लग रही है। पाकिस्तान PTV चैनल में नशरियात खबरों में हुर्रियत लीडरों के बयान के जरिए भारत पर निशाना लगाता रहता है, जबकि पाकिस्तान हामी हुर्रियत रहनुमाओं की हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, जिनकी ना तो कोई सियासी पकड़ है और ना ही कश्मीरी आवाम को एतबार। हुर्रियत लीडरान का भले ही कोई रसूख ना हो, लेकिन PTV उन्हें इस तरह से पेश करता है जिससे लगता है कि मानो कश्मीर के आला सियासतदान यही लोग हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने ही मादनियात पर मकामी आवाम का हक नहीं है। अपने ही पहाड़, दरिया, दरख्त सब बेगाने से लगने लगते हैं। इन पर कब्जा है पाकिस्तान का। इन पर कब्जा है उन कंपनियों का जिसने इन्हें लीज पर लिया है। इन पर कब्जा है अवैध खनन माफियाओं का, जिन्होंने यहाँ के पहाड़ों को खोदकर प्लेन मैदान बना दिया है। हालत यह है कि मकामी अफराद को छोड़कर हर कोई इन कानों पर अपना दावा ठोक सकता है। ऐसा यहाँ बरसा बरस से चलता आया है, लेकिन इस सिलसिले को अब रुकना होगा। ऐसा मकामी आवाम ने अज़्म कर लिया है और इस सिलसिले में आवामी मुखालफत जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने सूने पहाड़, बंजर पहाड़ वाली धरती कहकर उसका मजाक उड़ाया था। वो यहाँ के पानी और दरख्तों का तो इस्तेमाल करता था, लेकिन पहाड़ों को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन जैसे जैसे उसे यहाँ के पहाड़ों की खूबी समझ में आने लगी, तो उसने इन पर भी अपना कब्जा मजबूत कर दिया। यहाँ से पहले मार्बल निकाला जाने लगा, उसके बाद मार्बल ही नहीं बल्कि और भी बेशकीमती मादनियात निकाले जाने लगे। कुछ ऐसा ही जिला गांछे में देखने को मिल रहा है, जिसकी समझदार आवाम मुखालफत कर रहे हैं। जो सलिंग में एक लीज हुआ है रूपल इंटरप्राइजेज के नाम से, वहाँ पे लीज हुआ है प्लेसर गोल्ड निकालने का। वहाँ से प्लेसर गोल्ड फिलहाल नहीं निकल रहा है, वहाँ से कुछ और अहम मादनी वसाइल लूट रहे हैं। वहाँ किसी चाइनीज कंपनी के साथ शायद ये हुई है, उसके पीछे कुछ ताकतवर लोग भी बैठे हुए हैं और वहाँ पे बहुत बड़े तरीके से वहाँ पे वसाइल की लूट मार हो रही है, मादनी वसाइल की। पहली गलती क्या है, जब किसी भी जगह पे माइनिंग लीज पे लिया जाता है, वहाँ पे जब काम शुरू किया जाता है, वहाँ से कुछ मिले ना मिले, वहाँ से कुछ मादनी वसाइल निकले ना निकले, आवाम का जो हक है वो 20% है, मगर वहाँ पे 6% लीज किया गया है। और जिस चीज का लीज निकाला जाता है उसी चीज को निकाला जाता है, दूसरे मादनी वसाइल लूटने का उनके पास इख्तियारात नहीं है। हमें मजबूर ना किया जाए उन लोगों का भी नाम लेने पे, हमें मजबूर ना किया जाए वहाँ पे जो काम हो रहा है उन चीजों को भी मीडिया पे। मुखालफत कर रहे लोग अपने ही मादनियात पर अपना कब्जा पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इस मसले का ताल्लुक इनकी गुलामी से है। पाकिस्तान को जब कुछ दायरे कब्ल ये मालूम हुआ कि यहाँ की कानें तो सोना उगलती हैं, तो उसने इन कानों को अपने चुनिंदा ठेकेदारों के हवाले कर दिया और अब तो बहुत सी कानों का लीज चीनी कंपनियों को दिया जा रहा है। हजारों बरसों से जो खजाना यहाँ दफन है, उस पर किसी विदेशी को कब्जा करता देख मकामी बाशिंदों को दुख तो होगा ही। तो ये जो गैर कानूनी अमल हो रहा है,
ہم اس کو عوام کے ذریعے روکیں گے. ہم ان کمپنیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں, ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے, ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹری پروف ہم نے جمع کیا ہے. اسی روپل انٹرپرائز کے مالک نے پہلے کہا تھا یہاں پہ محکمہ مال جو ہے ہمیں مداخلت کر رہے ہیں, ہمیں تنگ کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. مگر آج وہ سارے خطرے ٹل گئے. کیسے ٹل گئے؟ یہاں پہ بہت بڑا بلنڈر کیا جا رہا ہے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام فی الحال پرامن طریقے سے اپنی مخالفت درج کرا رہے ہیں. حالانکہ ان کا صاف طور پر اسلام آباد حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے میں فی الفور دخل دے. ایسا اس لیے کیونکہ جب تمام ساری لیز پاکستان کی طرف سے جاری ہوئی ہے تو مقامی حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ انہیں تحفظ دینے سے لے کر ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کا فرمان سیدھے اسلام آباد سے آتا ہے. یہاں پہ سیدھا یہاں کے عوام کو چونا مارا جا رہا ہے, یہاں کے عوام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, یہاں کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. تو میری گانچے کے عوام سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے اپنے معدنی وسائل کو کوڑے کے دام بکنے نہ دیں. یہاں پہ چند نمبر جو ہے مافیاز ہیں, ان کے ملی بھگت سے جو ہے یہاں پہ لوٹا جا رہا ہے, ان کو لوٹنے نہ دیں جب تک عوام کو عوام کا حق نہیں ملے گا. یہاں پہ جس چیز کا لیز ہوا ہے اسی چیز پہ کام کرنے دیں گے, دوسرے چیزوں پہ ہم کام کرنے نہیں دیں گے. اور یہاں پہ جو ابھی بلڈنگ بھی بننے شروع ہو گئے, یہاں پہ 7 پلانٹس بھی لگے, کچھ دنوں بعد یہاں 4 دیواری بھی ہوگی, پھر کچھ دنوں بعد یہ پورا ایریا قبضہ ہو جائے گا. میں عوام کو آج آگاہ کر رہا ہوں. تو میری عوام سے گزارش ہے, مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کی مخالفت اور کتنی رنگ لائے گی اس کے لیے تو ضرور تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اس بات کی ذرا بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان اتنی جرت کرے گا کہ وہ اپنے رسوخدار شہریوں اور چینی کمپنیوں سے لیز چھین لے. ہاں, یہاں کے معدنیات پر پورے نہ سہی تو کم سے کم کچھ حد تک ان لوگوں کو حق مل سکے. یہی ان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. سب سے بڑی تسلی کی بات تو یہی ہے کہ ان مسئلوں پر بھی اب مقامی عوام توجہ دینے لگے ہیں اور اپنی مخالفت درج کرانے لگے ہیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں مقامی معدنیات پر بیرونی قبضے سے بگڑتے حالات دیکھنے کے بعد ایک بار پھر بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں کے مختلف دور دراز علاقوں میں اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات کا مقامی عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے طبی محکمہ پرزور طریقے سے کار فرما ہے. عوام کو دی جانے والی طبی سہولیات کے ذریعے علاقہ مکینوں کو چھوٹے موٹے مرض کے علاج, حاملہ خواتین, بچوں اور بزرگوں کو ان کی صحت کے لیے ضروری علاج اور ادویات کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, جیسے کہ ضلع راجوری کے PHC موگلا میں یقینی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہاں کے پہاڑی سلسلوں میں بسی دیہی علاقوں کی آبادی کو بہتر طبی سہولیات دستیاب کروائی جا رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں. یہ ہے ضلع راجوری موگلا علاقے کا پرائمری ہیلتھ سینٹر. یہاں پر مریضوں کو علاج و معالجے کی دستیابی میں ڈاکٹرز اور ان کی میڈیکل ٹیم اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بخوبی انجام دے رہی ہے. مرکز میں آنے والوں کو اعلیٰ درجے کی ہیلتھ کیئر سروس فراہم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر مختلف قومی منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز سے مستفید کروایا جا رہا ہے. رجوری میں جو ان کو سہولیات ملتی ہے یا کالا کوٹ میں ملتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہی ان کو پوری سہولیات دی جائے. ہمارے جو اوپر CMO سر ہے یا BMO سر ہے وہ بھی ہمیں پورا کوپریٹ کرتے ہیں کہ پورا ہم یہاں پہ پیشنٹوں کو جو بھی سہولیت دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہم آج کل جیسے ڈرگ پالیسی, فری ڈرگ پالیسی آتی ہے یا JSY ہے یا JSSK ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سائڈ سے پیشنٹ کو بینیفٹ مل جائیں. راجوری شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور واقع اس سینٹر میں مقامی لوگوں کے چھوٹے موٹے مرض کا نہ صرف اچھی طرح سے چیک اپ کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں بہتر علاج اور مفت دوائیاں بھی دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی یہاں پر حاملہ خواتین کو صحت یاب رکھنے پر خاص خیال رکھا جا رہا ہے. مثلاً انہیں نیوٹریشنل ڈائٹس
और यहाँ आकर रेगुलर मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन की अहमियत से आरास्ता किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें खुर्दुनी अशिया की अहमियत से बावर करवाया जा रहा है और यहाँ पर इन्हें हेल्थ टॉनिक भी दिया जा रहा है। इसके अलावा हामिला खवातीन की सेहत का आशा वर्कर्स पूरा ख्याल रख रही हैं। हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने सेंटर पे प्रेग्नेंट वुमेन को, और गांव-गांव में जाके उनको हर स्कीम के बारे में बताते हैं, और हमें जो भी स्कीम है वो हम जाके उनको प्रोवाइड फ्री में करवाते हैं। तो वहाँ से फिर पेशेंट का जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं उसको रेफर करवा के यहाँ PSC मोगला में लाते हैं। जम्मू कश्मीर में अवाम को तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद करवाने के लिए 3 सतहों पर काम किया जा रहा है। अगर हम जिला राजौरी में कायम तिब्बी इदारों की बात करें तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 6 मेडिकल ब्लॉक्स हैं और 4 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 22 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 33 न्यू टाइप PHC हैं। राजौरी में 203 सब सेंटर्स मौजूद हैं जो आवाम की खिदमत में 24 घंटे और दिन रात मसरूफ़े अमल हैं। फ्री में हमें दवाई मिलती है और सब भी फ्री में मिलता है, और शौकत डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर है। हमें पहले कालाकोट जाना पड़ता था, सुंदरबनी जाना पड़ता था, कई बार जम्मू में जाना पड़ता था, अभी इधर ही सब कुछ फ्री इलाज अच्छा हो रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के दीगर दुश्वार पहाड़ी इलाकों की तरह राजौरी का ये तिब्बी मरकज मकामी लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरह यहाँ के अवाम भी तिब्बी खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।